नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद DK दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक अध्ययन पेपर को, जो DLED सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में भी अन्य परीक्षाओं में भी यह उपयोगी है। शिक्षक भर्ती से संबंधित चाहे TGT हो या PGT हो, इतिहास को लेकर के इसमें हम इतिहास को पोर्शन को लेकर के इस समय चल रहे हैं और एक एक करके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और राजनीतिक विचारक, राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक विज्ञान जिसको कहा जाता है, PGT के पार्ट ऑफ व्यू से और PGT के पार्ट ऑफ व्यू से एक एक करके क्रमवार चलेगा। इसलिए चैनल को आप लोग लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि लगातार आप लोगों को वीडियो मिले। तो आइए हम लोग इसी क्रम में सामाजिक अध्ययन के पेपर को लेकर के गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा जाना कि कैसे खोई हुई राजनीतिक एकता को गुप्तों के द्वारा पुनः एकत्रित किया गया, स्वतंत्र किया गया। भारत के अखंड साम्राज्य को, जो अशोक के काल के बाद कहीं न कहीं छिन्न भिन्न हो गई थी। इसके बाद हम जो है गुप्तों के काल में कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आज हम लोगों को अध्ययन करना है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र था, इसका उत्तराधिकारी था। तो हम देख रहे हैं कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। यह कार्तिकेय का उपासक तथा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसने अपने पूर्वजों से प्राप्त विशाल साम्राज्य को सुरक्षित तथा संगठित बनाए रखा। कुमारगुप्त का शासन शांति एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहीं न कहीं शैव धर्म का भी जो है उपासक था, क्योंकि इसके जो अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, वह कहीं न कहीं कार्तिकेय आकृति के मिले हैं। तो इससे इसे कार्तिकेय उपासक का जो है परिचायक या इसका जो है जानकारी मिलता है। और इसने अपने पूर्वजों से जो भी साम्राज्य मिला था, चाहे वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा हो या अपने पिता के द्वारा हो, समुद्रगुप्त के द्वारा जो बनाया गया विशाल साम्राज्य था, उनको बनाए रखा। और इसने कुमारगुप्त ने ही जो है अपने शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं या कुमारगुप्त के जो अभिलेख हैं, उनसे इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इनमें से प्रमुख जो अभिलेख है कुमारगुप्त का, वह है बिलसड़ अभिलेख। और इस बिलसड़ अभिलेख के द्वारा इसके चांदी के सिक्कों की पुष्टि होती है। इसने चांदी के सिक्कों का प्रचलन जो है इसी के काल में होता है। और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ भी किया। अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि उसके एक सोने के सिक्के से होती है, जिस पर एक घोड़े की मूर्ति और दूसरी ओर चमर लिए हुई स्त्री खड़ी है, जिस पर अश्वमेध महेंद्र अंकित है। और इस यज्ञ के पश्चात इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। तो इसकी एक उपाधि मिली, क्या? महेंद्रादित्य। अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत, अर्थात कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे श्री महेंद्र व अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधियां भी मिली हुई हैं। सबसे मूल बात यह है कि इसके काल में सर्वाधिक मात्रा में अभिलेखों का उल्लेख मिलता है, अर्थात गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं।
इसका जो है पुष्यमित्र से भी युद्ध होता है और इस पुष्यमित्र युद्ध को इसके शासनकाल के अंतिम दौरान में ही जो है पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण होता है और इस पुष्यमित्र को जो है इसका पुत्र स्कंदगुप्त ने इसे बुरी तरह जो है पराजित किया, अर्थात कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त पुष्यमित्र को बुरी तरह से पराजित किया और जो राजनीतिक सत्ता थी उसको जो है पुनः फिर से इसने स्थापित किया। इसी बीच जो है 455 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र स्कंदगुप्त, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, इसका जो है शासनकाल प्रारंभ होता है, अर्थात कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजा बनता है। और इस स्कंदगुप्त के राज सिंहासन आरूढ़ होते ही कुछ समय उपरांत कुछ विपत्तियों का सामना करना पड़ा और उसके साम्राज्य पर सीमा प्रदेश में जो है इसके सीमा क्षेत्रों में ईरान से आए हुए मध्य एशिया की जातियाँ, जो बर्बर जातियाँ थीं, हूणों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और स्कंदगुप्त ने वीरतापूर्वक हूणों के आक्रमण का सामना किया। उन्हें जो है भारत की सीमाओं से मार भगाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इस बात का उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्कंदगुप्त द्वारा हूणों के आक्रमण का उल्लेख और विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो भीतरी स्तंभ लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके बाद एक मुख्य बात और होती है, इसने किया स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसका एक शासक था, प्रांतीय शासक पर्णदत्त, और इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसने इस बांध का निर्माण या सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। तो कहीं न कहीं हूणों को विजित किया इसने, मार भगाया और फिर जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाया इसने, जो क्रमशः चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए थे। तो जो मुख्य बातें हमको मिली स्कंदगुप्त के बारे में, वह हूणों का जो है दमन और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, और इसी झील पर जो है इसी झील के तट पर ही एक विष्णु मंदिर की स्थापना इसने करवाई। और स्कंदगुप्त के द्वारा जो है कैहोम अभिलेख में या कैहोम स्तंभ लेख में इसे शक्रादित्य की उपाधि भी मिलती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसने अपनी राजधानी को जो है अयोध्या स्थापित किया, जो मगध की राजधानी थी उस समय, वहाँ ना रख करके बल्कि अयोध्या अपनी राजधानी को बनाता है। लेकिन इसके पहले जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी मगध की, लेकिन इसने स्कंदगुप्त ने अपनी शासन सुविधा के लिए अयोध्या राजधानी स्थानांतरित करता है। इसके बाद स्कंदगुप्त की मृत्यु के उपरांत इसका सौतेला भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर आसीन होता है, यह राजा बनता है, लेकिन यह अयोग्य निर्बल शासक होता है। और कहीं न कहीं धीरे धीरे और भी जो शासक हुए उनमें पुरगुप्त हुआ, बुद्धगुप्त है, नरसिंहगुप्त बालादित्य है, भानुगुप्त है, वैन्यगुप्त है, कुमारगुप्त तृतीय है, विष्णुगुप्त है, और इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो अब हम इसके जो है पतन के बारे में या इस साम्राज्य के पतन को लेकर के एक चर्चा कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी व गुप्त साम्राज्य के पतन को लेकर के इसका जो सौतेला भाई पुरुगुप्त था और श्री विक्रम की उपाधि इसने धारण किया। इसके बाद नरसिंहगुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त इत्यादि जो है राजा हुए, जो अपने गुप्त साम्राज्य को विनष्ट होने से बचा नहीं सके, जो लगभग 250 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में रहा। और
एक प्रकृति का नियम भी है कि जिसका उत्थान है उसका पतन भी अवश्य है, क्योंकि एक चरम सीमा या गुप्त स्वर्णयुग या गुप्तोत्कर्ष हुआ था, उस गुप्त साम्राज्य पर भी लागू हुआ, और एक दिन ऐसा आया जब गुप्त शासकों का अंत हुआ। और इसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण था कि गुप्त साम्राज्य की विशालता। तो कहीं न कहीं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के अपने लगातार प्रयासों से गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि साम्राज्य की विशालता के कारण एक समय ऐसा आया जब गुप्त शासकों के लिए एक तो अयोग्यता, दूसरे अन्य समुचित साधनों के अभाव में दूरस्थ प्रांतों पर शासन करना दुष्कर हो गया। तो विशाल साम्राज्य होने के नाते इनको शासन करने में भी दिक्कत होने लगी, और इसके नाते जो है साम्राज्य को ये लोग सुव्यवस्थित नहीं रख पाए। और इनमें एक और कारण था कि अयोग्य उत्तराधिकारी थे जो निर्बल थे, इनकी जो श्रृंखला लगातार चली आ रही थी वह भी इस विशाल साम्राज्य को कायम रखने में फेल रहे। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी व उत्तराधिकार का युद्ध लगातार चलता रहा, और कहीं न कहीं उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के जो है गुप्त शासकों में संघर्ष हुआ। निश्चित ही उत्तराधिकार के युद्ध ने गुप्त शासकों को आंतरिक रूप से कमज़ोर कर दिया, क्योंकि जब उत्तराधिकार व आंतरिक विद्रोह की कलह की बात शुरू हो जाती है किसी भी साम्राज्य, किसी परिवार में, तो वह एकता के सूत्र में नहीं बंध पाता है और धीरे धीरे उसका पतन निश्चित है। एकमात्र ऐसा शासक था परवर्ती गुप्तों में जो बुद्धगुप्त था, यही केवल एक जो है कुछ सबल शासक था। बाकी सारे शासक जो है निर्बल साबित हुए और गृह युद्ध करते रहे ये लोग आपस में। तो इसका दुष्परिणाम ये रहा कि राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद हूणों का आक्रमण, हमने देखा कि हूणों का आक्रमण हुआ गुप्त सम्राटों की सीमा प्रदेश में, और जिसका लाभ उठाकर हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए और गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर दिया था, लेकिन मृत्यु के पश्चात हूणों का जो है अपने आक्रमण में सफलता मिली और गुप्त साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि हूणों के द्वारा दोबारा आक्रमण किया जाता है लगभग 500 ईस्वी के आसपास, 5वीं शताब्दी में, जो इस साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने का उत्तरदायी माना जाता है। इसके बाद अगर इसके पतन के कारण में और देखें कि बौद्ध धर्म के हानिकारक प्रभाव जो हमने देखा, पूर्ववर्ती शासकों में जो है वैष्णव धर्म या वैदिक धर्म कर्मकांड का जो बोलबाला था, इसके बाद जब उत्तरवर्ती सम्राटों का उदय होता है या जो जिसको हम निर्बल शासक कहें, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों का इन लोगों ने जो है ग्रहण किया, जो कहीं न कहीं अहिंसा मार्गी या अहिंसा मार्ग को अपनाने के नाते राज्य को, अपनी स्थिति को जो है, इनकी जो सामरिक स्थिति थी मंद पड़ गई, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य पतन के कारण पर पहुंच गया या पतन हो गया। इसका आर्थिक दुर्बलता एक कारण देखने को मिल रहा है, जो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त आदि शासकों के द्वारा अनेक युद्ध किए गए, विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। तो इन युद्धों में काफ़ी धन खर्च हुआ, अपार धनराशियाँ खर्च हुईं, और इन अपार धनराशियों खर्च होने के उपरांत जो योग्य गुप्त शासकों के कारण आर्थिक अभाव प्रारंभ से नहीं था, लेकिन बाद में जो गुप्त शासक बाद के हुए उनमें या अयोग्यता के नाते या विशाल साम्राज्य के नाते उस धन को जो है, उस धन के कमी के नाते संभाल नहीं पाए और आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चले गए और उनका विनाश हो गया। इसके अलावा सामंतों की स्वेच्छाचारिता भी देख लेते हैं कि सामंतों की स्वेच्छाचारिता में या जो सामंत थे उन्हें गुप्त काल में भूमि दान दे करके अग्रहार जिसको कहा जाता था, तो इन्हें भूमि दान के द्वारा सामंत बात को बढ़ावा दिया गया था। और इस सामंतवाद को बढ़ावा देने के उपरांत धीरे धीरे जब गुप्त साम्राज्य में इनका शासन बढ़ता गया, तो ये क्या हो गए
एक स्वच्छंद रूप से शासन करने की इच्छा से इन्होंने अपनी स्वेच्छाचारिता निरंकुशतावादी नीतियाँ अपनाना शुरू कर दिया और अपना हस्तक्षेप बढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस नाते गुप्त काल की जो है सामंतों की स्वेच्छाचारिता के नाते या इन्हें पर्याप्त अधिकार मिलने के नाते ये विद्रोह करने पर विवश हो गए और राज्य में अशांति फैल गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि लगातार लगभग जो है 250-300 वर्षों तक शासन करने वाले गुप्त वंश का पतन के लिए कोई आकस्मिक घटना ना होकर के बल्कि लगातार एक क्रमिक रूप से घटना थी, जिनमें बाह्य आक्रमण, सामंतों, प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण निकले, या राजवंशों में वैमनस्य, बौद्ध धर्म के प्रति लगाव और उत्तरवर्ती गुप्तों की महत्वाकांक्षा ने गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है गुप्त साम्राज्य में या गुप्त साम्राज्य काल को या गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि गुप्त वंशीय सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दीर्घकाल तक शासन किया। अपने इन शासनकाल के दौरान अनेक गुप्त सम्राटों से न केवल भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व शांति प्रदान की, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। और इस लगातार प्रयासों से गुप्तों में जो चतुर्मुखी विकास हुआ वह इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति की इस काल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ और इसलिए यह काल जो है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगर हम ऐसा कहें कि गुप्त काल में भारतवर्ष नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, भौतिक उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचा और इन सारी विशेषताओं में हम देख रहे हैं कि सबसे जो पहली है विशेषता वह है महान सम्राटों का युग। तो महान सम्राटों के युग में या महान सम्राटों का जो उल्लेख है इसमें अनेक सम्राट हुए और अनेक असाधारण प्रतिभा का इन लोगों ने परिचय दिया। इन सम्राटों में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि थे। और इन सम्राटों ने एक संगठित और विस्तृत गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया और अपनी विजय पताका दूर दूर तक फैलाई। इसके बाद शासन व्यवस्था को देखें तो शासन व्यवस्था भी इनकी क्या थी, बहुत ही मंत्रियों या सचिवों के सलाह से किया करते थे ये लोग, जो जैसा कि मनु ने भी कहा है कि राजा को अकेले प्रबंध नहीं करना चाहिए बल्कि अपने मंत्रणा समिति द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा शासन करना चाहिए। और इस गुप्त काल में प्रजा सुखे सुखी राजा तथा दुखी यश दुखिता, अर्थात प्रजा के सुखी होने पर राजा सुखी और प्रजा के दुखी होने पर राजा दुखी होता है। तो इस कीर्तयुक्त बात को जो है स्वर्ग में कीर्तयुक्त होता है, अर्थात गुप्त साम्राज्य प्रांतों और जो भी थे इसमें सुखी सुख था, प्रजा सुखी थी। और शासन व्यवस्था में हमने चर्चा किया था कि गुप्त सम्राट या साम्राज्य जो है प्रांतों में, प्रांत विषयों में, विषय जो है जिलों में, विषय जो है ग्रामों में बटे हुए थे। तो कहीं न कहीं प्रांतों को यहाँ पर भुक्ति कहा गया था और जिलों को विषय कहा गया था और विषय के अंतर्गत ग्रामों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस काल में राजनीतिक एकता का जो युग था, भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने के नाते जब अशोक के बाद ऐसा कोई शासक नहीं था जो इस भारत की अखंड राजनीतिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखे और इस राजनीतिक एकता को स्थापित करने का कार्य जो है खोई हुई प्रतिभा या खोई हुई राजनीतिक एकता को एक सूत्र में बांधने का कार्य गुप्त काल में हुआ। इस नाते गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट को देखें तो शांति व सुव्यवस्था का युग था। हमने चर्चा किया कि कुमारगुप्त का काल बहुत ही शांति सुव्यवस्था का था। इसके अलावा और भी शासकों का जो है, चाहे वह चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का था या समुद्रगुप्त का था, कहीं न कहीं शांति और सुव्यवस्था थी वहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें स्वर्ण युग को लेकर के तो साहित्य की उन्नति का युग था, विज्ञान की उन्नति का युग था, कला, चित्रकला,
स्थापत्य कला, धार्मिक सहिष्णुता का युग था। तो जिनमें हमने साहित्य में जो है संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य इत्यादि को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि कालिदास नवरत्नों के रूप में थे। यहाँ पर कालिदास थे और भारव थे, शूद्रक थे, शुभंदु थे, विष्णु शर्मा और अमर सिंह, ये सारे जो है नवरत्नों के रूप में गिने जाते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में हमने चर्चा किया था, जिनमें कालिदास का अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय, विशाखदत्त इत्यादि। और विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस की रचना की। भारव का किरातार्जुनीयम, शूद्रक का मृच्छकटकम, शुभंधु का वासुदत्ता, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, अमर सिंह का अमरकोश आदि इस काल की साहित्यिक कृतियाँ हैं। बौद्ध साहित्य की रचयिता में अगर देखें तो बुद्ध घोष, वसुबंधु, बुद्धदत्त, आर्यदेव, अशंग एवं दिंगदांग आदि थे। जैन साहित्य में भद्रभाव द्वितीय, सिद्धसेन और उमा स्वाति आदि विद्वान इस युग में हुए। तो इसके बाद अगर हम विज्ञान उन्नति का युग देखें तो इस काल में ज्योतिष गणित की विशेष उन्नति होती है। दशमलव पद्धति का विकास इसी युग में होता है। आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ, उनका उल्लेख इसी काल में है। आर्यभट्टीयम ज्योतिषाचार 12 मिहिर पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखा। आयुर्वेद शास्त्री वाघभट्ट का अष्टांग हृदय, पशु चिकित्सक पालकाप का हस्तुक वेद इस काल की प्रमुख जो है वैज्ञानिक कृतियाँ हैं। और इसके अलावा प्रसिद्ध धन्वंतरी जो आयुर्वेद चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं, धन्वंतरी का भी उदय इसी काल में होता है। तो कहीं न कहीं वैज्ञानिक उदय, साहित्यिक उदय, कला को अगर देखें तो इस काल में वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, जिनमें चित्रकला, संगीत कला आदि का जो है विशेष उल्लेख मिलता है। स्तूप विहार, चैत्य गुहा मंदिर निर्माण, सारनाथ का धमेक स्तूप, उदयगिरी की गुहा, नालंदा के विहार, मेहरौली का लोभ स्तंभ, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर। ईंटों के मंदिर की विशेषता जो है इस काल की प्रमुख विशेषता है। तो ललित कलाओं का भी विकास इस काल में होता है। और वास्तुकला का विकास हम देख रहे हैं, जिनमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, सारनाथ का धमेक स्तूप, नालंदा विहार इत्यादि बनवाया गया। मूर्ति कलाओं में अगर देखें तो ध्यान मुद्रा, भूम स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, बर मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा इत्यादि का वर्णन मिलता है। चित्रकलाओं में अजंता की जो गुफाएं हैं या एलोरा की जो गुफाएं हैं, बाघ बादामी कलाएं हैं, इनका भी उल्लेख मिलता है। अजंता की जो 17वीं गुफा में अंकित चित्र है, जिसमें एक राजा हंस की बातों को सुन रहा है और संसार में ऐसा दूसरा चित्र नहीं हो सकता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चित्रकला को लेकर के भी बड़ा जो है उत्कृष्ट नमूना देखने को मिल रहा है। संगीत कला में अगर देखें तो समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने का विशेष लगाव था, हमने चर्चा किया था और इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख में मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता की बात अगर देखें तो इस काल में धार्मिक सहिष्णुता जो है सब जगह व्याप्त थी। यद्यपि देश में विभिन्न धर्मों के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी कभी भी धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हुई। और इस काल में हिंदू, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण जो भी धर्म थे सब प्रचलित थे, जिनमें सूर्य उपासना, देवी उपासना, शिव उपासना, ब्राह्मण धर्म या विष्णु उपासना इत्यादि का उल्लेख मिल रहा है। तो गुप्त सम्राटों ने जो परम भागवत का उपाधि लिया था वह कहीं न कहीं ब्राह्मण धर्म या विष्णु या वैष्णव उपासक के नाते लिया। शिव उपासना में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख का वर्णन मिलता है। सूर्य उपासना में कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में मिलता है। तो इन सारे बातों को लेकर के गुप्त काल को कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि स्वर्ण युग था। और इस स्वर्ण युग के पीछे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी दशाएं थीं उसकी चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।